मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले तो वो हर रोज़ एक बयान देते थे कि चारों राज्यों में बीजेपी को हरा दूंगा, लेकिन अब वो चुप हैं। कोई तो कारण है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा आपसे भी चर्चा करूं। तो साथियों, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि राहुल गांधी चुप हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह करबद्ध निवेदन। साथियों, वीडियो देखते हैं तो कृपा करके ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। साथियों, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है और लाभ भी होता है। बहुत सीधी सी बात है। आप भी आर्थिक सहयोग करना चाहें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तो आपका स्वागत है। कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा। साथियों, दूसरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, और तीसरा निवेदन ये कि वीडियो के अंत में निचोड़ होगा और अंत तक चैनल जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी चुप क्यों है, उसकी एक भूमिका आपको देता हूँ। भूमिका ये है साथियों कि कर्नाटक चुनाव को जीतने के बाद राहुल गांधी उत्साह से भर गए थे, और मोदी जब अमेरिका जा रहे थे तो मोदी के अमेरिका जाने से पहले एकाएक उन्होंने अमेरिका की यात्रा की योजना बना ली, आपको याद होगा। और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसे बयान दिए कि जिसका अर्थ ये था कि अब मोदी को तरजीह मत दीजिए, मोदी आने वाले नहीं हैं 2024 में, और मैं आने वाला हूँ, कांग्रेस पार्टी आने वाली है जिसका प्राइम मिनिस्टर मैं हूँगा, या कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन आने वाला है जिसको लीड मैं करूँगा। ऐसा उन्होंने लगभग सीधे सीधे कहा। वो एक अमेरिकी अधिकारी से भी मिले, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये मुलाकात उन्होंने छुपके की। और जिस अधिकारी से मिले उनके बारे में ये मशहूर है कि वो दूसरे देशों में उनका काम है जहां अमेरिका के हितों के अनुसार सरकार नहीं है, उन सरकारों में सत्ता परिवर्तन करवाना, ये उनका काम है। तो उनसे भी मिला है, उससे भी स्पष्ट हो गया। जिन लोगों के साथ वो बैठे वो लोग सोरेस के करीब हैं, सोरेस के एम्प्लॉयज़ हैं, या सोरेस की जो NGOs चलती हैं सत्ता परिवर्तन के लिए उनके बेनिफिशियरी हैं। उनके साथ भी वो वहाँ जाकर बैठे, और सोरेस ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुझे इस बार जो है वो मोदी की सरकार बदलनी है भारत में। तो ये तो खुले तौर पर सोरेस ने कहा है। और उनके जो बेनिफिशियरी हैं, सोरेस की पैसे के जो बेनिफिशियरी हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी बैठे हुए थे। उनके साथ वो अधिकारी जो हैं वो मोदी के साथ क्यों नहीं बैठे? मोदी तो 10 साल से मोदी की सरकार है, तो अगर कोई काम है तो सत्ताधारी के पास बैठना चाहिए। नहीं, वो राहुल जी के साथ बैठे हैं क्योंकि उनको सत्ता परिवर्तन करवाना है। तो ये बात हुई। तो कर्नाटक ने इतना उत्साह भर दिया राहुल जी के अंदर कि उन्होंने देश में आकर घोषणा कर दी कि इन साल के अंत में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उन चारों में मैं बीजेपी को पटकनी दूंगा। कौन कौन से राज्य थे? राज्य हैं तेलंगाना में 10 साल से BRS रूल कर रही है, KCR की पार्टी, और वहाँ जो मुकाबला है वो KCR वर्सेस राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का मुकाबला वहाँ बीजेपी से है ही नहीं। शायद वो ये बात कर रहे हैं कि मैं मेन अपोजिशन बनूंगा, पर मेन अपोजिशन तो वो पिछले बार भी थे। वहाँ पर जो परिवर्तन होने की संभावना नज़र आ रही है वो ये दिख रही है कि वहाँ इस बार थोड़ी जो सरकार है वो त्रिशंकु आ सकती है, और KCR सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो उभर सकते हैं, हो सकता है उनको सीटें ना मिलें। AIMIM के साथ भी, ओवैसी की पार्टी के साथ भी, जिनके साथ उनका अलायंस रहता है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी बन जाए। तो वहाँ ये कहना कि मैं बीजेपी को पटकनी दूंगा, ये तो पहले बात ये प्रिंसिपली ही ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि वहाँ आपका बीजेपी से कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी 3rd नंबर की पार्टी रही है, बहुत थोड़े उसके वहाँ विधायक थे, 1 या 2 विधायक हैं मेरे ख्याल पिछली विधानसभा में। तो वहाँ आप बीजेपी को पटकनी दे के कर भी क्या लेंगे? फ़र्क तो तब पड़ेगा जब बीजेपी आपको पटकनी दे दे परसेंटेज ऑफ वोट में भी और सीटों में भी विधानसभा की, चाहे सत्ता में ना आए। तो वहाँ तो आपकी लड़ाई बीजेपी से इस रूप में है, ना कि सत्ता में आने के रूप में।
तो ये जो आप बयान दे रहे हैं कि मैं तेलंगाना में बीजेपी को पटकनी दूंगा, उसका प्रिंसिपली बेसिस ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा राज्य आपने कहा कि मैं राजस्थान में भी पटकनी दूंगा, तो राजस्थान में आप पटकनी नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के सरकार के खिलाफ भरपूर एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ सत्ता परिवर्तन का हर बार जो है एक सत्ता परिवर्तन की चाहत भी रहती है लोगों में। उसका कारण ये है कि जो मैं समझता हूँ कि पिछड़ा हुआ राज्य है। जब किसी ज़माने में कुछ राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था तो राजस्थान उनमें एक होता था। और पिछड़े हुए राज्य के अंदर कोई सरकार जो है, सरकारें वहाँ पर कोई मेहनत नहीं करती हैं, पैसा बनाने में लगी रहती हैं और वहाँ के हालात बदलने की कोशिश नहीं करती। इस बार अशोक गहलोत कुछ दावा कर रहे हैं और उसी दावे के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। खैर देखते हैं क्या होता है। वहाँ बीजेपी के भी जो नेता बने हैं वो कोई वहाँ परिवर्तन कर पाए हों, प्रगति ला पाए हों, ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ नहीं कर पाती हैं, ना आइडियोलॉजी के स्तर पर और ना प्रोग्रेस के स्तर पर, ना विकास है और ना उनके दिमाग में जो है वो आइडियोलॉजी रहती है। वो भी खूब सत्ता को झेलती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों में थोड़ी पॉपुलर हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद लोगों में पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की दो मेन जातियां जो हैं उनसे कनेक्टेड हैं। एक तो वो स्वयं जो हैं वो क्षत्रिय हैं, तो राजस्थान के जो क्षत्रिय राजपूत हैं वो उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं क्योंकि सिंधिया घराने से हैं। और दूसरा ब्याही हैं एक जाट परिवार में। ये दोनों ही जो जातियां हैं वो राजस्थान में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जाट और राजपूत। तो दोनों जो हैं उनको वोट दे देते हैं और कुछ वोट बीजेपी का ट्रेडिशनल है ही, वैश्यों में, ब्राह्मणों में और जो दूसरी अपर कास्ट है उनमें। अब तो ओबीसी में भी काफ़ी बढ़ गया है, दलितों में भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उससे वो बन जाती हैं। और बीजेपी की अभी मजबूरी ये है कि उनको लेकर साथ चलना पड़ेगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो कोई नयापन नहीं ला पाती है। वो पुरानी सोच की नेता हैं, मानती भी हैं मैं पुरानी सोच की। जो कहता हो कि मैं तो अटल जी अडवाणी के ज़माने की नेता हूँ, तो भैया सोच भी तो पुरानी हो गई। पुराने ज़माने की नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, तो सोच भी तो पुरानी कैरी करती हैं। नई सोच की नेता तो आप नहीं हैं। तो वहाँ ये द्वंद्व है, लेकिन कांग्रेस की जीतने की स्थिति आज की तारीख में नहीं है। आगे अगर अशोक गहलोत कुछ चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तो राहुल गांधी का ये जो भ्रम है कि मैं राजस्थान भी जीत जाऊंगा, ये भी थोड़ा गलत है। तो 4 में से 2 राज्य गए। तीसरे राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पिछले दिनों एक सर्वेक्षण आया था, तो उस सर्वेक्षण से साफ था कि बीजेपी और कांग्रेस में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस आगे ज़रूर है, लगभग 2% वो आगे है, लेकिन बहुत आगे नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसे समीकरण भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ क्या स्थिति बनती है देखने वाली बात है। वहाँ पर 40-60 की स्थिति है, 40 बीजेपी के पक्ष में, 60 कांग्रेस के पक्ष में, ये है। लेकिन क्या मोदी, शिवराज इस परिस्थिति को बदल पाते हैं? क्या धीरे धीरे 50 पर ले आएंगे? कुछ कारण हैं जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी जो है कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे दिखती है, उसे वहाँ बीजेपी चुनौती नहीं दे पा रही है। तो साथियों, ये जो दावे थे राहुल गांधी के, वो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में वो बंद हो गए। और राहुल गांधी जो है ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं किसी पब्लिक मीटिंग में, और चुप हैं। कारण क्या हो सकता है? मुझे लगता है कारण है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस दिन से मोदी ने मध्य प्रदेश के अंदर यूसीसी लाने की बात कही है, उस दिन से राहुल गांधी चुप कर गए हैं। वो अब ये ऐसे दावे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी जो है वो पलटी ला सकता है समीकरणों में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे के पूरे जो शांतिप्रिय धर्म के लोग हैं वो एकजुट हो गए, मुस्लिम एकजुट हो गए। और पिछले दिनों उन्होंने जगह जगह वो कह रहे हैं कि हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। अब मोदी विरोध को झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते, और इस बार अगर मोदी इस विरोध को नहीं झेल पाए और अपनी यूसीसी बात से पलट गए, तो मोदी जी की जो इकबाल है वो ज़ीरो हो जाएगा। उनको ऐसी घोषणा करनी ही नहीं चाहिए थी अगर उनको ये नहीं लाना था। पहले भी वो सीएए और नेशनल सिटीज़न रजिस्टर जो है उसके ऊपर मात खा चुके हैं। वो तो अभी तक थोड़ा संभला हुआ है, लेकिन यूसीसी पर अगर मोदी पलट गए
तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ये बात मोदी जी से ज़्यादा और कौन समझता होगा। शातिर खिलाड़ी हैं, सब मानते हैं, एक नंबर के पॉलिटिक्स के गहरे विचार वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति तुलना कांग्रेसी तो नहीं करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी से भी बड़ी गहरी सोच रखते हैं। इंदिरा गांधी भी सोच रखती थी, लेकिन इंदिरा गांधी इतने लंबे समय तक राज नहीं कर पाई। अगर मोदी का आप गुजरात का शासन और सेंटर का शासन मिला दें तो आप देखिए 1998 से 25 साल से राज कर रहे हैं। देश में किसी नेता ने 25 साल राज नहीं किया है। मैं दोनों राज्यों और केंद्र की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना लंबा राज कर पा रहे हैं और आज के वक्त में, और उस बीजेपी के ज़रिए जिसके पास कभी अटल जी भी 180 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाए, उसने मेजॉरिटी पर ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी एक शातिर खिलाड़ी हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और सीए का प्रोटेस्ट भी देख चुके हैं और सीए को बदलना पड़ा। उसके रूल रेगुलेशन अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं, ये भी झेलना पड़ा। और नुपुर शर्मा के केस में मुस्लिम देशों का विरोध भी झेलना पड़ा। तो ये दो बैकग्राउंड उनके पास हैं। इन दो बैकग्राउंड पर उन्होंने कदम पीछे खींचे। इस दो जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने कदम पीछे खींचे। तो यूसीसी पर भी ऐसा ही हल्ला होगा या उससे भी तेज हल्ला होगा, ये तो उनको मालूम था। तो क्या कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? अगर कदम पीछे खींचने पड़े तो पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी और 2024 का चुनाव बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, ये तय है। तो अब उन्होंने घोषणा कर दी है तो उसको आगे तो ले जाना ही पड़ेगा, ये मोदी जी ने समझा होगा। और अगर मोदी जी इसको आगे ले जाते हैं तो बवाल होगा ही होगा। इसके इम्प्लीकेशंस कांग्रेस भी समझती है। और एक ही झटके में अगर मोदी ने ये कानून ले आए किसी भी सत्र में, अभी जो है वो 2 सत्र अभी बाकी हैं और तीसरा सत्र भी मेरे ख्याल, तीसरा सत्र तो होगा तो ऐसे ही होगा बजट सत्र, लेकिन शीतकालीन और जो मानसून सेशन है वो बाकी हैं। इन दोनों में अगर ले आए तो बवाल होना तय है। और बवाल भी ऐसा ज़बरदस्त होगा कि वोट जो हैं वो बिल्कुल बट जाएंगे, बिल्कुल 20-80 हो जाएगा, बिल्कुल 20-80 हो जाएगा। 10% की और छूट है तो 30-70 तो हो ही जाएगा। 70 जो हैं वो यूसीसी के पक्ष में खड़े होंगे और बीजेपी बड़े आराम से जीत जाएगी और सीटें भी भरपूर जीतेगी। ये भी आपको बता दूँ, ये बीजेपी की केमिस्ट्री है। ये बीजेपी केमिस्ट्री पर वर्क कर रही है कि कैसे वोट लाना है, और अर्थमेटिक पर भी वर्क कर रही है जो महाराष्ट्र में हुआ। इन दोनों घटनाओं के बाद, यूसीसी लाने के बाद और महाराष्ट्र में जो मोदी और अमित शाह और फडणवीस ने कमाल किया कि अजीत पवार को ले आए, इसके बाद कांग्रेस चुप है, राहुल गांधी चुप है। तो राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि जो समीकरण है वो मोदी ने बदल डाला है, इसलिए बड़े बड़े दावे नहीं कर रहे। कर्नाटक के बाद जो उत्साह आया था वो दावे भी नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस कहीं जाता दिख रहा है। तो साथियों, ये एक वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी चुप लगते हैं। तो कुल निचोड़ क्या है कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को ये समझ आ गया कि अगर हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया तो नाराज़ कार्यकर्ता नहीं जुटेगा, पूरा वोटर नहीं जुटेगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गारंटी करके और रेवड़ी बांटकर चुनाव उसने जीत लिया कर्नाटक का, हालांकि कर्नाटक में बीजेपी सरकार का काम भी अच्छा नहीं था, ये एक बड़ा फैक्टर था। तो लेकिन जो उन्होंने चुनाव जीत लिया और जैसे वो गारंटीज अगले 4 राज्यों में भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। तो उन्होंने जो उसके ऊपर एक बड़ा इशू हो सकता था, बड़ी लकीर हो सकती थी, वो यूसीसी की लकीर खींच दी है। और दूसरी तरफ अर्थमेटिक भी हर राज्य में सेट किया जा रहा है। जो जो कमज़ोर राज्य थे, कौन कौन से थे? बिहार और महाराष्ट्र, 4 राज्य लगते थे जहाँ पर। लेकिन बंगाल में जैसा मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने जो 18 सीटें जीती थी उसमें 14 तो 50% से ज़्यादा जीती थी। तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं, अगर बीजेपी वैसा माहौल बना लेती है तो। उसी तरह से झारखंड पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ना था
तो बिहार और महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र का समीकरण तो बिल्कुल बदल दिया है बीजेपी ने। अब रह गया है बिहार। बिहार में भी धीरे धीरे अर्थमेटिक सेट किया जा रहा है। मांझी इस तरफ आ गए और छोटे छोटे प्लेयर इस तरफ आ गए। और सुनते हैं जेडीयू की आधी टीम एमपीज़ की वो भी इस तरफ आने को तैयार है। तो साथियों, ये जो पूरा अर्थमेटिक बिठाया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी समझ गई है। राहुल जी को बता दिया गया है कि ज़्यादा बोलने का लाभ नहीं है, नुकसान हो जाएगा। आपके बोलने से वैसे ही नुकसान ज़्यादा होता है। और उनको ये भी बता दिया गया है कि यूसीसी और महाराष्ट्र ने जैसे पासा पलटा है, ऐसे और राज्यों में भी चल रहा है। और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो इसका नुकसान 4 राज्यों में हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। ये दावे बंद कर दिए हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी को पटकनी देंगे, क्योंकि 2 की तो स्थिति मैंने बता दी, वो लगभग क्लियर है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर समीकरण बदल सकते हैं। 2% वोट अगर कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी में चला गया तो मामला पलट जाएगा। बीजेपी 2% डाउन, कांग्रेस 2% डाउन और बीजेपी 2% अप। 2-3% का खेल है और 2-3% को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए राहुल भाई चुप हैं। और इसलिए आज की जो परिस्थिति है देश की पॉलिटिकल सिनेरियो की, वो ये है। ठीक है साथियों, तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जिस भाई को पसंद आए उससे करबद्ध निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। और साथियों, मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला कर देने की कोशिश करता हूँ, एक पूरे विश्लेषण के साथ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं कोई अहम नहीं कर रहा हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जिन टॉपिक्स पर बनाता हूँ, वो टॉपिक आपको टीवी पर बाद में मिलेंगे। दूसरे जो सोशल मीडिया वाले हमारे यूट्यूबर साथी हैं, उन पर बाद में मिलेंगे। कई केसेस में मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर की बेल दबाइए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। साथियों, आपकी 2-3 उंगलियाँ चलनी हैं और हमारा उत्साह बढ़ना है, कई गुना बढ़ता है। नमस्कार, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, फिर मिलते हैं।